Students, in the last class, we have discussed about quasi contracts, void contracts, and rest of the 90% of this Unit 1 syllabus. So now we will do the rest of the 10% in today's class, and I will hope कि ये first unit आज के class में complete हो जाए. ठीक है? From next class onwards, I will start with the Unit 2. ठीक है? So first of all, I am putting a link of गूगल ड्राइव. ठीक है, इस लिंक में मैं जो भी हमारे आज तक जो भी क्लासेस हुए हैं, टुडे इज द 5th क्लास, तो यहाँ पर मैं सारे इस लिंक में आपको पीपीटीज मेरे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे और एनी केस स्टडीज और एनीथिंग एल्स आई वांट टू गिव टू यू थ्रू दिस लिंक यू कैन फाइंड दैट. अभी इसमें मैंने कुछ डाला नहीं है, ये लिंक अब सेव कर लीजिए. आफ्टर द क्लास आई विल गिव यू द ऑल माई नोट्स. ये 90 स्लाइड्स का मेरा यूनिट 1 का नोट्स है, ये मैं प्रोवाइड कर दूंगी. ठीक है, सो यू कैन एक्सेस फ्रॉम देयर. अनदर थिंग इज दैट एट द एंड ऑफ द क्लास वो मैं डिस्कस करती हूँ. लेट्स स्टार्ट विद द क्लास फर्स्ट. आज हम पढ़ेंगे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, जो कि बहुत स्कोप होता है कि इस टॉपिक से एक ना एक छोटा क्वेश्चन या बड़ा क्वेश्चन आने के 110% चांसेस होते हैं. That is discharge of contract. Discharge of contract means termination of contractual relationships. अभी तक हमने क्या पढ़ा था? What is a valid contract? What are their essentials to be a valid contract? एक कॉन्ट्रैक्ट के कितने टाइप्स होते हैं? तो जो कॉन्ट्रैक्ट आया है दो पार्टीज के बीच में, जो कॉन्ट्रैक्ट एस्टैब्लिश हुआ है, क्रिएट हुआ है, if someone wants to terminate that, if someone wants to discharge its legal obligations and legal duties, तो उसके पास क्या क्या मोड्स है टू डिस्चार्ज द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, whenever you are getting the question relating to the mode of discharge of a contract, first try to explain what is discharge of contract. Simply discharge of contract means termination of contractual relationships. आपके जो दो पार्टीज के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट एस्टैब्लिश हुआ था, जो कॉन्ट्रैक्ट में आप आए थे, उसको अगर आपको टर्मिनेट करना है, रद्द करना है, कैंसिल करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं? उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन एक्सप्लेन्ड हियर. ओके, फर्स्ट मेथड इज बाय परफॉर्मेंस. ठीक है, अब ये परफॉर्मेंस जो है ये एक्चुअल परफॉर्मेंस हो सकता है, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस हो सकता है. नेक्स्ट मोड ऑफ डिस्चार्ज इज बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट. दोनों पार्टीज ने म्यूचुअली अग्री किया है एंड देन दे आर वांटिंग टू डिस्चार्ज दिस कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, अब ये म्यूचुअल अग्रीमेंट्स के भी वेरियस टाइप्स है, we will discuss. And next is by impossibility of performance, कि कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से जो काम है वो impossible हो जाए, जो कॉन्ट्रैक्ट का जो मेन एलिमेंट है, जो मेन टाइटल है, that becomes the impossible, the main task becomes impossible, and that is the impossibility of performance. इसके अलावा by operation of law due to death, merger, insolvency, इसके वजह से हो सकता है, या फिर by lapse of time, टाइम ही खत्म हो गया है कॉन्ट्रैक्ट का, उसके वजह से हो सकता है. एंड नेक्स्ट इज बाय ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच कैन बी एन एक्चुअल एंड एंटीसिपेटरी. अब दिस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अनदर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, आई से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट. ठीक है, सो मोड्स ऑफ डिस्चार्ज एंड बाय ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो वी विल डिस्कस वन बाय वन हियर. तो सबसे पहला मोड क्या है? डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस. Discharge by performance का simply मतलब ये है when parties to a contract fulfill the obligations arising under the contract within the time and manner prescribed, that the contract is discharged by performance. It simply means that दो parties है, उन्होंने एक contract बनाया. For example, उन्होंने कहा, A ने कहा, मैंने आपको कहा कि I want to sell my Santro car to you for rupees 2 lakh. Okay? एंड यू अग्री दैट एक ऑफर, एक वैलिड ऑफर, वैलिड एक्सेप्टेंस हो गया. और ये जो ट्रांजैक्शन है, मैंने अपना कार आपको दे दिया, आपने मुझे 2 लाख रुपीस दे दिया, दिस कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डन. सो दिस इज डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस. दैट whatever has been said into the contract, whatever has been decided in the contract has been completed, has been done by our performance. Both the parties के performance से ये काम complete हुआ. That is why it is termed as discharge by performance. Is that clear? So it is what when the parties to a contract, दोनों parties एक contract में जब अपने सारे obligations and duties complete करते हैं, arising out of the contract,
वो जो टाइम फ्रेम में जिस मैनर में वो कॉन्ट्रैक्ट करना है वो सब अपने ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज को कंप्लीट करते हैं, दैट मेक्स इट अ discharge by performance and this is one of the modes of discharge of contract. ठीक है, इसका एग्जांपल मैंने बता दिया है. अब ये जो discharge by performance है ये दो टाइप के हो सकते हैं. फर्स्ट इज एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड सेकंड इज अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस. ठीक है, एक्चुअल परफॉर्मेंस कब होता है जब हमने सच में जो किया है वो एक्चुअली किया है. ठीक है, when all the parties to a contract do what they had agreed for under the contract. जो उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस उस कॉन्ट्रैक्ट में दिया था वो सेम वे में वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है, दैट इज एक्चुअल परफॉर्मेंस. मतलब आई सेड आई वांट टू सेल माय सैंट्रो कार टू यू एंड यू विल गिव मी 2 लाख रुपीस. दिस ट्रांजैक्शन हैज एक्चुअली बीन डन. जब ये ट्रांजैक्शन सच में हो जाएगा, मेरी कार आपके तक पहुंच जाएगी और आप 2 लाख मुझे दे देंगे, देन इट विल बिकम अ एक्चुअल परफॉर्मेंस. ठीक है, इज दैट क्लियर? Next is attempted performance. When the promisor attempts to perform his promise, the promisee refuses to accept it. In such a cases, it is called an attempted performance or tender performance. तो tender performance भी कहा जाता है. ठीक है, इसमें for example, same example लेते हैं. I want to sell my Sandro car to you for rupees 2 lakh. ठीक है, ये हमारा contract decide हुआ था. After 1 week, you said that I don't want to. When I went to your house to give my Sandro car, and in return 2 lakh rupees से मैं लेने गई, then you said that no, I don't want to purchase this car. So this is I have done my performance. I tried to done my performance. I attempted to done the performance as per the contract. So this is an attempted performance. So this is one of the mode of discharge of contract, that is by performance. Okay, is that clear? I think so. It is clear. Very simple. आपने performance क्या? That can be an actual performance or attempted performance. ठीक है? In this way we are discharging the contract by performance. Okay. Next is discharge by mutual agreement. ठीक है? दोनों parties ने mutually agree किया है कि इस agreement को हम either alter कर रहे हैं या फिर हम rescission कर रहे हैं या revision कर रहे हैं या कोई substitution कर रहे हैं, जो भी है, कुछ भी जो changes आ रहे हैं, that has been done mutually between the two parties. So this is discharged by mutual agreement. If all the parties to a contract mutually agree to replace the contract with a new one or remit or alter it, then it leads to a discharge of original contract due to a mutual agreement. For example, मैंने आपके साथ agreement किया, same example, कि I want to sell my car, Sandro car for 2 lakh rupees, and in return you will give me 2 lakh rupees, right? So this is a contract, but after 1 week or after 2-3 days, we come to a mutual agreement that okay, since you are not able to pay me 2 lakh rupees, you are able to give me 1,80,000 rupees and I am agreeing to accept that. ठीक है, तो ये क्या हुआ, जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो गया. अब एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट बना है, दैट इज बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट ऑफ बोथ द पार्टीज. ठीक है, दोनों पार्टीज ने म्यूचुअली अग्री किया है कि दैट we want that now the consideration will be 1,80,000. So new contract has been come into existence and the old contract has been discharged by mutual agreement. Is that clear? So ये जो mutual agreement है इसके different types है. ठीक है, कि ये जो हमने agree किया है या फिर जो contract में changes आए हैं वो changes के different किस way में आ सकते हैं. सबसे पहले है novation. Novation मतलब ये है substitution of new contract in place of existing one. एक new contract ही बन गया, जो मैंने भी example दिया था, that is an example of novation, that old contract has come to an end and new contract has started, that 1,80,000 rupees now will be paid and instead of Sandro card I will give you Zen card. ठीक है, एक Zen card भी आया था बीच में, राइट? तो मैं वो Zen card आपको दूंगी, instead of that you will give me 1,80,000 rupees. अब दोनों ही इसमें जो 4 elements थे, कार का नाम and the which car and amount सब changes आ जा रहे हैं. तो this is a substitution of new contract in place of the existing one. जो existing contract था, जो Sandro का 2 लाख रुपीस वो वाला जो contract था, उसको हमने exactly replace करके हमने एक new contract बनाया by mutual agreement, that Zen car for 1,80,000. ठीक है, another way is through alteration. ठीक है, alteration मतलब
कोई स्लाइटेस्ट चेंज कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहले कॉन्ट्रैक्ट में था कि आई एम सेलिंग माई कार सैंट्रो कार टू यू टू 2 लाख रुपीज। अब मैंने हमारे म्यूचुअल अग्रीमेंट में ये ऑल्टर करवाया, कॉन्ट्रैक्ट में ये चेंजेस लाई कि इंस्टेड ऑफ माई नेम माई फादर्स नेम विल बी देयर, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ सिमोना माई फादर्स नेम विल बी देयर इन दैट कॉन्ट्रैक्ट। सो एक स्लाइट चेंज किया, दैट इज ऑल्टरेशन, ठीक है, बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट। तो जब हम म्यूचुअल अग्री करके कुछ ऑल्टर कर रहे हैं तो जो पुराना एग्रीमेंट था वो डिस्चार्ज हो जा रहा है। सो दिस इज डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट, ठीक है। थर्ड थिंग क्या है, रेसेशन। रेसेशन मतलब पार्शली और फुल कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल कंसेंट। आप क्या कर रहे हैं कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको आप कुछ पार्शियली कुछ पोर्शन को कैंसिल करवा रहे हैं, या फिर फुल कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज रेसेशन, दैट इज डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट। यू आर agreeing mutually that yes we want to cancel both the full agreement, okay। for example ये same case लेते हैं, same example लेते हैं कि I want to sell you 1 lakh Sandro car for 2 lakh rupees, ठीक है। now neither I am willing to give you my car nor you are willing to give me 2 lakh rupees, ठीक है। due to some circumstances कुछ फेमाइन आ गया, तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि ये कार बहुत जरूरी है मेरे लिए, और आपको लग रहा है आपकी फाइनेंशियल नीड बहुत ज्यादा है, तो आप यू वांट टू गिव दैट 2 लाख रुपीस टू यू। सो फॉर दैट वी हैव कम टू अ म्यूचुअल कंसेंट, वी हैव म्यूचुअली अग्रीड दैट यस वी वांट टू डिस्चार्ज दिस अग्रीमेंट, वी वांट टू fully cancel this agreement। so this is recession which is through mutual agreement, and that is one of the mode of discharging by mutual agreement, ठीक है। पार्शियली कैंसिलेशन कैसे हो सकता है, जैसे आई वांट टू फॉर एग्जांपल मैंने आपको 10,000 यूनिट्स गुड्स मैं आपको सोल्ड करूंगी, ठीक है। एंड आफ्टर 2 मंथ्स मैं आपको 5,000 यूनिट्स सोल्ड करूंगी, ठीक है। फॉर वॉट एवर कंसिडरेशन, एक कंसिडरेशन अमाउंट है, तो मैं सबसे पहले आपको 10,000 यूनिट्स सेल करूंगी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, एंड इन द मंथ ऑफ दिसंबर आई विल सेल यू 5,000 यूनिट्स, ठीक है। बट मैंने जब फिर कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस आया कि म्यूचुअली अग्री करके हमने ये डिसाइड किया कि वो जो दिसंबर वाला 5,000 यूनिट्स है उसकी जरूरत नहीं है, और मुझे भी कोई और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था, तो इसलिए मैंने भी म्यूचुअली अग्री कर लिया, ठीक है। आई डोंट वांट टू गिव यू 5,000 यूनिट्स इन दिसंबर, लेकिन जो बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट था, जो मैं सितंबर में आपको 10,000 यूनिट्स देने वाली हूँ, that remains same। so this is the partial cancellation, कुछ पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट का कैंसिल हुआ है by mutual consent, ठीक है। so this is discharged by mutual agreement, one of the mode, okay। next is remission, ठीक है। remission acceptance of a lesser performance than what was contracted for। एक lesser परफॉर्मेंस के लिए दोनों ने म्यूचुअली अग्री किया, दैट इज डिस्चार्ज बाय द ओल्ड अग्रीमेंट, ओके, बाय रिमिशन। इसका एग्जांपल, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया, वी हैव कम इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट कि आई विल सेल यू 10,000 यूनिट्स इन दिस मंथ, ठीक है, फॉर व्हाटएवर कंसिडरेशन। एक कंसिडरेशन समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल 50,000 रुपीस में मैं आपको 10,000 यूनिट्स ऑफ पेंसिल सोल्ड करूंगी, ओके। सो नाउ ड्यू टू सम अनफोर्सेन सर्कमस्टांसेस मैं आपको सिर्फ 8,000 यूनिट्स ही दे पाई, ठीक है। सो दैट इज अ लेसर परफॉर्मेंस। आई हैव कॉन्ट्रैक्टेड विद यू फॉर 10,000 यूनिट्स, बट आई हैव प्रोवाइडेड यू 8,000 यूनिट्स, ठीक है। बट आपने the other party has also accepted that कि कोई बात नहीं, आपने 8,000 यूनिट्स दिया, कोई बात नहीं, हम 8,000 के हिसाब से आपको पैसे दे देंगे, नो इशू ऑन दैट, ठीक है। अगर म्यूचुअली अग्री कर देते, दैट नो इशू on that। so this is remission, that is discharged by mutual agreement through remission, okay। is that clear? next is waiver। waiver मतलब prohibit या abandon कर दे रहे हैं, ठीक है। so this is another mode of discharge by mutual agreement। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या मैंने दिया है कि Peter owes ₹1 lakh to John and agrees to repay it within 1 year। They document the debt under a contract. Subsequently, he loses his jobs and requests John to accept 75,000 as a final settlement of the loan. John agrees and they make a contract to that effect. This discharges the original contract due to mutual consent। इन्होंने क्या किया, एक remission किया, discharge by mutual agreement through remission। क्या किया, एक acceptance of less performance than what was contracted for।
1 लाख रुपए ओ करता था, लेकिन उसने 75,000 ही दिया और रिक्वेस्ट किया और दोनों म्यूचुअली अग्री हुए, सो दैट इज थ्रू डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट। जो दूसरा ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था, दैट डिस्चार्ज्ड एंड न्यू कॉन्ट्रैक्ट हैज केम इनटू इफेक्ट। ठीक है, इज दैट नाउ क्लियर? Let's move to the next point, next mode of discharge, that is discharge by impossibility of performance. Okay, if it is impossible for any of the parties to contract to perform their obligations, then impossibility of performance leads to the discharge of contract. अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, पार्टी ए एंड पार्टी बी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है और उसके जो उन दोनों की जो ऑब्लिगेशंस है, ड्यूटीज है, वो अगर इम्पॉसिबल हो जाता है करना, सो दिस बिकम्स डिस्चार्ज बाय द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, अब सेक्शन 56 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट 1872 प्रोवाइड्स टू टाइप्स ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। दो तरीके के इम्पॉसिबिलिटी होते हैं, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, एक सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी को हम प्री कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी कहते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने से थोड़ा पहले प्री कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी, सो दैट इज इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। ठीक है, इफ द इम्पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट फ्रॉम द स्टार्ट, देन इट इज इम्पॉसिबिलिटी ab initio. You know what the meaning of ab initio? We have already discussed in void ab initio. Ab initio मतलब from the very beginning, from the very initial, it has become impossible. So initial impossibility or pre-contractual impossibility means जो impossibility है वो starting से ही exist कर रही थी। ठीक है, it may be known to the parties. ठीक है, दोनों parties को पता हो सकता है ये impossibility के बारे में, जैसे agreement to make dead person alive। ठीक है, दिस इज इम्पॉसिबल। आप किसी के साथ अग्रीमेंट कर रहे, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि आप इस डेड पर्सन को अलाइव कर दीजिए, दिस इज इम्पॉसिबल, राइट? ये नेचुरल थिंग है, सो यू कांट make a dead person alive, right? So it is known to both the parties that it is impossible ab initio, matlab it is pre-contractual impossibility. Okay, next is unknown to the parties, that is bilateral mistake as to existence of the subject matter. इसका मतलब ये है कि मैं आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में आई फॉर एग्जाम्पल, और मैंने आपको बोला कि आई वांट टू गिव यू 10,000 यूनिट्स फॉर दिस काइंड ऑफ क्वालिटी। ठीक है, अब ना मुझको पता था कि वो क्वालिटी डिफरेंट क्वालिटी है, ना आपको पता था, क्योंकि आपने चेक नहीं किया था, तो आपको भी नहीं पता था उसकी क्वालिटी मैटर क्या है। तो जो सब्जेक्ट मैटर है उसमें ही कोई अगर मिस्टेक है फ्रॉम बोथ द साइड, हम दोनों को ही पता नहीं, अननोन टू बोथ द पार्टीज, दैट इज अ बायलैटरल मिस्टेक, देन इट इज आल्सो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी और प्री कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी। आते हैं हम नेक्स्ट टाइप ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, दैट इज सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी और पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी। अब सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी क्या होता है? अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट which after the contract is made becomes impossible or unlawful। जब आप दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो इनिशियली तो वो सही था, ठीक है, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन सब्सिक्वेंटली ड्यू टू सम circumstances, ड्यू टू सम impossibility, वो एक पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी बन गया, दैट इज आफ्टर बीइंग द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वो बाद में ड्यू टू सम एक्ट वो इम्पॉसिबल बन गया या अनलॉफुल बन गया। ठीक है, अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट व्हिच आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बिकम्स इम्पॉसिबल और अनलॉफुल, इट इज नोन एज डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। इसको डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इनिशियली इट वाज वैलिड, ठीक है, बाद में वो इनवैलिड हो जा रहा है या अनलॉफुल हो जा रहा है, इम्पॉसिबल हो रहा है, तो एक फ्रस्ट्रेशन तो आएगा आपको, राइट? इन फॉर दैट सेंस इट हैज सेड दैट इट इज also known as doctrine of frustration। ठीक है, for example, P enters into a contract to J to marry his sister O within an year. However, P meets with an accident and becomes insane. The impossibility of performance leads to discharge of the contract. The impossibility might arise later due to different ways। ठीक है, अब एग्जाम्पल ये समझते हैं, जैसे P जो है वो जे के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में आया कि वो उसके सिस्टर ओ को शादी करेगा विद इन 1 ईयर। ठीक है, बट क्या हुआ, पी एक एक्सीडेंट से रूबरू हुआ और वो इंसेन हो गया। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसेन, व्हाट इज वो उनकी क्या
कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होती है, वी ऑलरेडी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस क्लासेस. सो वो इंसेन हो गया एंड दैट बिकम्स इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, which leads to the discharge of this original contract. ठीक है. अब जो इम्पॉसिबिलिटी है वो बाद में इसके अलावा और किस वजह से आ सकती है, चेंज इन द लॉ और गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से आ सकती है. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया आपके साथ कि आई विल सेल यू सम निकल प्रोडक्ट्स, ठीक है, फॉर सम कंसिडरेशन. ठीक है, कंसिडरेशन डिसाइड कर लिया हमने, अमाउंट हमने नंबर ऑफ यूनिट्स डिसाइड कर लिया, ड्यू डेट डिसाइड कर लिया, सब डिसाइड कर लिया, निकल प्रोडक्ट्स. ठीक है, बट आफ्टर 1 मंथ, ठीक है, जो गवर्नमेंट है उन्होंने लॉ को चेंज कर दिया, ये एक गवर्नमेंट पॉलिसी डाल दिया कि हाइपोथेटिकली जो निकल प्रोडक्ट्स है वो बैन है. ओके, सो दिस लीड्स टू सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी और पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी. क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने और आपने की कॉन्ट्रैक्ट किया तब ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, राइट, but subsequently due to the change in the law or the government policy it becomes illegal. Okay, next is impossibility क्यों आ सकता है, destruction of the subject matter essential to performance without the fault of any party before the contract is performed, the contract is discharged. जो subject matter है अगर वही खत्म हो जाता है before performing that contract, तो वो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाता है, दैट इज सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी. इसका और एक एग्जांपल, ये जो मैं एक्स्ट्रा एग्जांपल्स आपको क्लासेस में दे रही हूँ ना, राइट, देन यू शुड राइट इन योर नोट्स कॉपी ताकि आपको याद रहे. ठीक है, व्हेनेवर यू आर स्टडीइंग अ लॉ सब्जेक्ट, अभी आप बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं, बाद में आप कॉर्पोरेट लॉ पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल लॉ पढ़ेंगे, बहुत सारे लॉ के सब्जेक्ट्स आएंगे इन दीज 6 सेमेस्टर्स. ठीक है, या फिर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में भी बहुत सारे लॉ सब्जेक्ट्स आएंगे. इन दैट सेंस आपको हमेशा विद एग्जांपल्स यू हैव टू रिमेंबर द मेन एलिमेंट. ठीक है, आपको केसेस समझना पड़ेगा तब जाके आप मेन एलिमेंट को वो कर सकते हैं. तो जो मैं एक्स्ट्रा जो स्लाइड्स के अलावा भी एग्जांपल्स में पुट कर रही हूँ, यू शुड राइट डाउन इन योर नोट्स कॉपी. ठीक है, अब आ रहे हैं हम डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर. इसका ये मतलब है, इसका एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल आई हैव कम इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ यू दैट आई वांट टू सेल माय सैंट्रो कार for rupees 2 lakh to you, and we have come into a mutual contract, mutual agreement कि yes you want to accept my valid offer. तो एक ही contract create हो गया. So obviously जैसे आज है 26 में, तो 1 जून को मैं आपके घर में ये जब मेरा कार है वो मैं आपको दूंगी, then you will pay me that 2 lakh rupees. बट क्या हुआ, 30 मई को मेरी जो सैंट्रो कार है वो जल गई. ठीक है, ड्यू टू एनी सर्कमस्टांसेस वो आग में लगकर जल गई, एंड दैट इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर. जो सब्जेक्ट मैटर है जिसको मैं सेल कर रही थी, जो मेन कंटेंट है उस कॉन्ट्रैक्ट का, वही डिस्ट्रक्ट हो गया, वही डिस्ट्रॉय हो गया. सो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ही डिस्चार्ज हो जाएगा, वो इम्पॉसिबल हो जाएगा. ठीक है, अब वो जो कार्य है वो ही नहीं बची जो मेन सब्जेक्ट मैटर था. तो हाउ वी कैन परफॉर्म आवर कॉन्ट्रैक्ट, सो दिस बिकम्स अ सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी और पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी. अलावा क्या हो सकता है, नॉन एग्जिस्टेंस और नॉन अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग्स व्हिच वाज कंसीडर्ड सोल बेसिस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट चेंजेस, द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज्ड. यही सिमिलरली है ऑलमोस्ट कि वो जो कार है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है अभी, या फिर ऐसा कोई सिनेरियो जहाँ पर वो जो प्रोडक्ट्स है वो अकर ही नहीं कर रहे, या जो भी कॉन्ट्रैक्ट के सब्जेक्ट मैटर्स है दैट इज नॉन एग्जिस्टेंस एंड नॉन अकरेंस इन द सब्सिक्वेंट डेट्स और लेटर ऑन. तो दिस बिकम्स अ डिस्चार्ज ऑफ दैट ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, नेक्स्ट इज अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर. अगर वॉर आ जाता है तो जो भी पीस टाइम में जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनाया था उस दूसरे कंट्री के साथ वो सारे सस्पेंडेड हो जाते हैं. ठीक है, a contract entered into during peace time remains suspended during the continuance of war. For example, आप अफगानिस्तान के किसी सिटीजन के साथ आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया एंड इंडिया एंड अफगानिस्तान हाइपोथेटिकली एक वॉर कर रहा है, तो उस टाइम पर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सस्पेंड हो जाता है. ठीक है, जब तक वॉर चलेगी तब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड रहता है. तो दिस इज अ सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, नेक्स्ट इज दैट ऑफ इन
डेथ और पर्सनल इनकैपेसिटी और इलनेस ऑफ द प्रोमिसर। ठीक है, जैसे दो जो लोग हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, उसमें से एक इंसान की डेथ हो जाती है या फिर वो इंसेन हो जाते हैं, अनसाउंड माइंड हो जाते हैं या इल हो जाते हैं, हॉस्पिटलाइज हो गए हैं फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सो इसमें से एक जो पार्टी ही अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, दिस बिकम्स अनदर एस्पेक्ट ऑफ सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सो अभी तक हमने कितने पढ़ लिए? 3 मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिए हैं। सो नाउ लेट मी टेक योर डाउट्स इफ यू हैव एनी। Good morning, everyone. Akash, I will explain. नहीं, अभी तक मैंने गूगल ड्राइव लिंक में कुछ शेयर नहीं किया है। आई विल शेयर इट सून, मतलब ये क्लास कंप्लीट होने के बाद ही मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है, बट कीप दिस गूगल ड्राइव लिंक विथ यू, क्योंकि इसी में मैं रिमेनिंग जो भी हमारे यूनिट्स हम पढ़ेंगे उसके कंप्लीशन होने के बाद सारे नोट्स मैं इसी में प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, महक, आप एक बार अपना लैपटॉप या पीसी जो भी जिससे भी आप पढ़ रहे हैं उसको आप रीस्टार्ट कीजिए, फिर आपको स्लाइड्स देख पाएंगे आप। I am saying the important questions during the classes. Empty है, but I will put my files into that. Business law के लिए already I have told you, you can purchase सुषमा अरोड़ा book और MC कुचल book। ठीक है, ये दो अच्छे बुक्स हैं। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे रेफरेंस बुक्स मैंने आपको बताए हुए हैं, उसमें से आप कोई भी बुक्स चूज कर सकते हैं। ठीक है, complete unit 1. It is a part of unit 1 which I have already completed. सेमेस्टर के रिजल्ट्स आपको जल्दी मिल जाएंगे एट द एंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ मे बी। डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशंस मींस आप ठीक है, मैं इसकी बात करा रही हूँ, पहले सारे डाउट्स ले लेती हूँ। फोल्डर इज एम्प्टी, लेकिन इसकी क्लास के बाद मैं इसी में सेंड करूंगी, तो इसलिए आज मैंने लिंक प्रोवाइड कर लिया ताकि आपको मिल जाए कंटेंट। ठीक है, आज ही आपको कंटेंट मिल जाए। योर एग्जाम्स विल बी इन द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त या फिर मिड अगस्त, इसी में होगा। ठीक है, सो डॉक्ट्राइन फ्रस्ट्रेशन मतलब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो स्टार्टिंग में वैलिड था। ठीक है, जब दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में आए तब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो वैलिड था, लेकिन सब्सिक्वेंटली आपका कुछ ऐसे टर्म्स हुए, लॉ में कुछ चेंजेस आए, या फिर आपका सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया, या फिर कोई इम्पॉसिबिलिटी नॉन एग्जिस्टेंस हो गया, नॉन अकरेंस हो गया, फॉर दैट रीजन इट बिकम्स सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबल। ठीक है, अगर सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबल हो गया तो आपको फ्रस्ट्रेशन फील होगा, राइट? सो दैट इज व्हाई ये जो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी है या फिर पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी है, इसका दूसरा नाम क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, ताकि मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करा रही हूँ क्योंकि मुझे आज ये यूनिट 1 कंप्लीट करवाना ही करवाना है। वी हैव ऑलरेडी टेकन 5 क्लासेस फॉर दिस यूनिट 1। बाकी सारे यूनिट्स इक्वल वेटेज के हैं, इक्वल इम्पोर्टेंट है, सो दैट इज व्हाई आई वांट टू गिव इक्वल टाइम टू दोस यूनिट्स टू। ठीक है, सो नेक्स्ट इज डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बाय लैप्स ऑफ टाइम। The Law of Limitation Act 1863 prescribes a specified period for performance of a contract. जो लॉ है हमारा वो हर कॉन्ट्रैक्ट में या हर अग्रीमेंट में एक पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर पीरियड फिक्स करते हैं फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, if the promiser fails to perform and promisee fails to take action within the specified period or stipulated time, then the latter cannot seek remedy through the law. In the case of contracts, the period of limitation is 3 years. ठीक है, अगर एक promiser
दोनों पार्टीज है, ठीक है, उसमें से एक पार्टी ने अपना जो प्रॉमिस है वो परफॉर्म नहीं किया, ठीक है, और जो प्रॉमिस ही है उसने जो रेमेडीज है जो हम भी आगे पढ़ेंगे, जो डिफरेंट रेमेडीज है ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, उसमें जो रेमेडीज मिलते हैं उस रेमेडीज को वो स्पेसिफाइड पीरियड में एक्शन नहीं लेते हैं, ठीक है, सो लेटर ऑन ही कैन नॉट सीक रेमेडी थ्रू लॉ, ठीक है। इस केस में यहाँ पर 3 years कहा जाता है पीरियड ऑफ लिमिटेशंस व्हेन यू कैन सीक your remedy through law if the promisor fails to perform his promise, ठीक है। So as a result आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाता है by lapse of time। इसको सिंपली एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जो पीटर है उसने एक लोन लिया जॉन से और अग्री किया कि उसको इंस्टॉलमेंट्स देंगे एवरी मंथ फॉर द नेक्स्ट 5 years, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, ही डज नॉट एबल टू पे इवन अ सिंगल इंस्टॉलमेंट। तो क्या हुआ, जॉन ने क्या किया, उसको कॉल्स हिम फ्यू टाइम्स बट देन गेट्स बिजी एंड टेक्स नो एक्शन। 3 years later he approaches the court to recover his money. However, the court rejects his suit since he has crossed the time limit of 3 years to recover his debts. तो इसने क्या किया, उसको जो प्रॉमिसी है उसने सोचा कि कोई बात नहीं, अभी नहीं दे रहा है, पीटर मेरा दोस्त है, 3 years हो गए। 3 years के बाद वो कोर्ट के पास गया कि उसने अभी तक मुझे एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं दिया। तो कोर्ट ने क्या कहा कि यू कैन नॉट सीक रेमेडी थ्रू लॉ आफ्टर द 3 years। 3 years के विदिन 3 years you have to come to the court, come to the for the legal remedies you have to seek in order to seek the legal remedies आपको कोर्ट में within 3 years में आना पड़ेगा जब जो आपका प्रॉमिसर है उसने परफॉर्मेंस नहीं किया है तो, ठीक है। सो दिस इज डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बाय लैप्स ऑफ टाइम, ओके। नेक्स्ट इज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। बहुत सिमिलर है, अगर लॉ ने कुछ चेंजेस लाए हैं या लॉ की वजह से कुछ हो रहा है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट में इम्पैक्ट पड़ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट के सब्जेक्ट मैटर में इम्पैक्ट पड़ रहा है, सो दिस इज डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। A contract can be discharged by operation of law, which includes insolvency of the promisor. अगर जो promisor है वो ही insolvent हो जाता है, ठीक है, उसका दिवाला निकल जाता है, so that becomes a discharge of contract by operation of law. क्योंकि you know that insolvent person is not the person does not have that contractual capacity to get into a contract, ठीक है। अगर promisor insolvent हो जाता है तो he does not have that contractual capacity to contract, ठीक है। नेक्स्ट इज अगर promisor की डेथ ही हो जाती है, दोनों पार्टीज में से किसी भी पार्टी का अगर डेथ हो जाता है तो दैट बिकम्स ऑब्वियसली इम्पॉसिबल हो जाएगा, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। नेक्स्ट इज अनऑथराइज्ड मटेरियल ऑल्टरेशन। आपने कोई फ्रॉड किया, जैसे मैं और आप एक कॉन्ट्रैक्ट में आए, ठीक है, दैट इज आई वांट टू सेल माय सैंड्रो कार टू यू फॉर 2 लाख रुपीस, लेकिन आपने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट में अनऑथराइज्ड ऑल्टरेशन किया, उस 2 लाख को आपने 20,000 कर दिया, ठीक है, क्योंकि आई एम अनअवेयर ऑफ दैट। आपने कोई फ्रॉड करके या कोई मिसरिप्रेजेंटेशन करके आपने उसको 2 लाख को 20,000 कर दिया, तो दिस इज अनऑथराइज्ड मटेरियल ऑल्टरेशन एंड दिस लीड्स टू डिस्चार्ज ऑफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज मर्जर। मर्जर के थ्रू भी डिस्चार्ज हो सकता है। मर्जर यहाँ पर क्या है, इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। इट सिंपली मींस व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट विद एन इंटीरियर राइट गिव्स राइज टू अनदर कॉन्ट्रैक्ट विद सुपीरियर राइट, द फॉर्मर कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड्स डिस्चार्ज बाय मर्जिंग। जो पहले आपका इंफीरियर राइट था, उसके बाद आपको एक सुपीरियर राइट मिलता है, तो जो इंटीरियर राइट है दैट बिकम्स डिस्चार्ज, दैट बिकम्स मर्ज, उसके साथ मर्ज हो जाता है, तो दैट बिकम्स डिस्चार्ज। इसको अच्छे से हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि फॉर एग्जांपल एक्स है, वो जीसस एंड मैरी कॉलेज की गेस्ट लेक्चरर है, ठीक है। तो आफ्टर 6 months उसी कॉलेज में फॉर परमानेंट वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी निकलता है और वो उस वैकेंसी में अप्लाई करती है और उसको असिस्टेंट प्रोफेसर एज अ परमानेंट मिल जाता है जॉब, ठीक है, इन दैट पर्टिकुलर कॉलेज जहाँ पर वो गेस्ट लेक्चरर थी, वहीं पर उसको परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर का उसको जो जॉब है वो मिल जाता है, ठीक है।
सो अब उसके जो एज अ असिस्टेंट एज अ गेस्ट लेक्चरर उसके जो इंटीरियर राइट्स थे, इंटीरियर ऑब्लिगेशंस थे, वो अब सुपीरियर राइट बन गए हैं, ठीक है. सो दैट बिकम्स मर्ज्ड. So this is the discharge of that original guest lecturer. वो guest lecturer नहीं है. That is the discharge of that contract, and now a new contract has been formed. Okay. So this is by merger. Okay. Next is discharge by breach of contract, which is a very important part of your this unit. ठीक है. Discharge by breach of contract. Breach of contract मतलब अगर कोई पार्टी जो इस कॉन्ट्रैक्ट में है, he fails to perform his obligation according to the time and place specified or expressively refuse to perform the contract, then he is said to have committed a breach of contract. अगर कोई भी पार्टी इन दैट कॉन्ट्रैक्ट अगर वो अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, जो भी उस अग्रीमेंट में उस कॉन्ट्रैक्ट में टाइम प्लेस स्पेसिफाइड है, सब्जेक्ट मैटर स्पेसिफाइड है, उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर पा रहे हैं, अपने परफॉर्मेंस को परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कोई भी पार्टी एक्सप्रेसिवली वो रिफ्यूज करती है कि हम ये परफॉर्मेंस नहीं करेंगे जो इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, then it is said to have committed a breach of contract. ये सब कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद की बात हो रही है. कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद अगर कोई पार्टी अपने ऑब्लिगेशंस को नहीं फुलफिल कर रही है या फिर बोल रही है कि मैं करूंगी नहीं, करूंगा नहीं, I refuses to perform this particular contract, so then that is to be said as discharge by breach of contract. ठीक है. In case of breach of contract, the injured party has right of action for damages against the defaulter party. Breach of contract होता है जो injured party होता है, that can be promisor or promisee, जिसके साथ breach हुआ है, he or she has that right of action for damages against the defaulter party. ठीक है. Breach of contract है, this is again divided into two types of breach of contract, that is actual breach of contract and anticipatory breach of contract. Actual breach of contract क्या है? जहाँ पर take place when one of the parties fails or refuses to perform his obligation either at the time when performance is exactly due or during the performance of the contract. Actual breach of contract तब है जब कोई एक party of that contract fails or refuses to perform his obligation. कब? जब वो performance exactly due है उस time पर या फिर during the performance of the contract. ठीक है. For example, A agrees to deliver 500 cell phones to B on 1st July but does not deliver on that day. This is a breach of contract by A on a due date. या फिर इसको हम हमारे एग्जाम्पल से समझते हैं कि मैंने आपको एक सैंट्रो कार देने के लिए वी कम इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट दैट आई विल सेल यू माय सैंट्रो कार फॉर 2 लाख रुपीस ऑन 1st June 2022, राइट? But on that day I didn't deliver my Santro car and I said that I don't want to perform this contract, then this becomes actual breach of contract. Okay? In an actual breach, the promisee retains his right of action for damages. अब हम पहले कॉन्ट्रैक्ट में आए थे कि मैं आपको ये सैंट्रो कार दूंगी, आप मुझे 2 लाख रुपीस देंगे, लेकिन ऑन द ड्यू डेट मैंने आपको क्या कहा कि मैं ये जो कार है मैं आपको सेल नहीं करूंगी. So now you have that right to seek action for this damage. Okay. Next is anticipatory breach of contract. If a party rejects, resents, or renounces his obligations before the agreed time of performance of the contract, then he is said to have committed an anticipatory breach of contract. अगर कोई party of that contract rejects, वो reject कर देता है या फिर कैंसिल कर देता है या फिर रिफ्यूज कर देता है his obligations arising out of that contract before the agreed time of performance of a contract, then it is said to have committed an anticipatory breach of contract. ठीक है, सिंपल. ये जो एंटिसिपेटरी ब्रीच है ये दो वे में हो सकता है, या तो एक्सप्रेस रिनंसिएशन से हो सकता है या फिर इम्प्लाइड रिनंसिएशन से हो सकता है. ठीक है. अब एक्सप्रेस रिनंसिएशन क्या होता है? इट मींस व्हेन द promisor informs the promisee expressively before the due date of performance that he will not perform his obligation. Expressively एक पार्टी दूसरी पार्टी को बता देता है कि ड्यू डेट से पहले ही कि मैं ये जो कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस है वो या फिर जो ऑब्लिगेशंस है
I will not perform that. ठीक है, so this is express renunciation under anticipatory breach. Next is implied renunciation. Promiser by his own conduct renders the performance impossible. Here the party does something which indicates his intention not to perform contract. कुछ ऐसा हरकत करते हैं, ऐसा कुछ इंटेंशन करते हैं जिससे वो जो रियल ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है वो करना ही इम्पॉसिबल हो जाता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए अग्रीज टू मैरी बी ऑन अक्षय तृतीया. ठीक है, अक्षय तृतीया एक फेस्टिवल है, इंडियन फेस्टिवल है. सम ऑफ यू माइट नो दैट. नॉट अक्षय तृतीया, सोचते थे दिवाली के दिन ए बी से शादी करने के लिए अग्री हो गया, लेकिन ए ने क्या कर लिया, दिवाली से पहले ही सी से शादी कर ली. ठीक है, अब यहाँ पर ये इम्पॉसिबल हो गया, दैट इज एंटिसिपेटरी ब्रीच. बिफोर आपको समझ में आ गया कि हमारा जो ए और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था कि ए अग्रीज टू मैरी बी, वो ब्रीच हो गया है. नाउ यू हैव नो बिफोर द ड्यू डेट, दिस इज एंटिसिपेटरी. आप एंटिसिपेट कर चुके हैं कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ब्रीच हो चुका है. नाउ ए कांट मैरी बी बिकॉज ए हैज मैरिड टू सी. So here A's conduct has made performance impossible. This is an anticipatory breach of contract by implied renunciation. Is that clear? ठीक है, आते हैं अब रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अब ये जो 6 मोड्स थे, ये 6 मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट थे which we have discussed in detail. अब हम आ रहे हैं कि अभी जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है which is another topic, उसी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसका क्या क्या रेमेडीज है. If in your exam अगर ये आता है what are the remedies for breach of contract, then you have to define what is breach of contract. इसके दोनों टाइप्स क्या है. ठीक है, एक्चुअल एंड एंटिसिपेटरी, ये दोनों आपको लिखना पड़ेगा with examples and then you have to come into remedies for breach of contract. क्योंकि ये जो अगर क्वेश्चन आएगा तो this will come for 15 marks, either modes of discharge of contract या फिर remedies for breach of contract. ठीक है, सो अब यहाँ पर क्या है जो अब हमने अभी तक, ये हमारा लास्ट टॉपिक है फॉर दिस यूनिट 1. ठीक है, जो कि हम अभी कंप्लीट कर देंगे इन द रिमेनिंग 20 मिनट्स. अब हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि एक वैलिड ऑफर होता है, वैलिड एक्सेप्टेंस होता है. ठीक है, मैं समराइज करूँ फ्रॉम द फर्स्ट डे टू टिल नाउ. उससे एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है, लीगल इन्फोर्सिबिलिटी होना चाहिए बाय लॉ दैट इट बिकम्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. बहुत सारे हमने एसेंशियल्स पढ़े थे. कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए पार्टीज की, एक लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, एक वैलिड ऑफर होना चाहिए, वैलिड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, लीगल ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए. वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट अबाउट दीज थिंग्स. ठीक है, कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या होते हैं उसके डिटेल में हमने एक पॉइंट्स को अभी तक हमने डिस्कस किया है. ठीक है, तो अब जो है अगर कोई उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहा है तो ऑब्वियसली देयर विल बी रेमेडीज. क्योंकि जो हमारे लॉ है उन्होंने क्या कहा है कि वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी. जहाँ पर राइट है, ऑब्लिगेशंस है, वहाँ पर रेमेडी भी उपलब्ध होती है. सो लैटिन मैक्सिम सेज दैट उबी जस्ट इबी रेमेडियम, मतलब जहाँ पर राइट है वहाँ पर रेमेडी है. The party committing breach of contract is called the guilt party and the other party is called injured or aggrieved party. ठीक है, जिस पार्टी ने, अब यहाँ पर प्रोमिसर प्रोमिसी हम बात नहीं करेंगे. जब हम रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, हम यहाँ पर गिल्ट पार्टी और अग्रीव्ड पार्टी की बात करते हैं कि किस पार्टी ने गलती की, किसने ये ब्रीच कमिट किया और किसको ये सहना पड़ा. दैट सहने वाला पार्टी इज कॉल्ड अग्रीव्ड पार्टी, और जिसने ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को कमिट किया है उस पार्टी को हम गिल्ट पार्टी कहेंगे. ठीक है, ऑन अकरेंस ऑफ ब्रीच द अग्रीव्ड पार्टी इज एंटाइटल्ड टू वन और मोर बट नॉट ऑल द फॉलोइंग रेमेडीज. अगर किसी पार्टी ने एक कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है तो जो अग्रीव्ड पार्टी है ही इज और शी इज एंटाइटल्ड टू दीज रेमेडीज. ठीक है, इसमें से एक रेमेडी या फिर मोर देन वन रेमेडी, लेकिन सारे रेमेडीज उसको उपलब्ध नहीं हो सकते एक पर्टिकुलर केस में. ठीक है, सो व्हाट आर दीज रेमेडीज? फर्स्ट इज सूट फॉर डैमेजेस, नेक्स्ट इज सूट फॉर रिसेशन, सूट फॉर क्वांटम मेरिटिव, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड सूट फॉर इंजंक्शन. ठीक है, सो आई विल जस्ट सजेस्ट यू कि ये जो टॉपिक है इसको बाय हार्ट समझिए, बाय हार्ट इसको
लर्न करने की कोशिश कीजिए, इसके टर्म्स को लर्न करने की कोशिश कीजिए। क्वांटम मेरिडियम, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इंजेक्शन, रिसेशन, एक्सोलरेशन। रिसेशन को हम एक्सोलरेशन भी कहते हैं, कैंसलेशन भी कहते हैं, ठीक है। सूट फॉर आप कैंसलेशन भी लिख सकते हैं अगर रिसेशन आपको याद नहीं रह रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो वर्ड्स है ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इज दैट क्लियर? First, we will start with suit for damages. The word damages means monetary compensation for loss suffered. लॉ के अकॉर्डिंग damages का मतलब क्या है कि आपको monetary compensation मिलेगा जो भी आपको लॉस हुआ है। Whenever a breach of contract takes place, the remedy of damages is the one that comes to mind immediately as the consequence of breach. जब भी हम कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है, इट इज वेरी obviously we want monetary compensation out of that. So ये जो remedy of damages comes into mind first of all when there is a breach of contract. ये कहाँ क्या है? Okay, a breach of contract may put the aggrieved party to some disadvantage or inconvenience or may cause a loss to him. The court would desire the guilty party to accept responsibility for any such loss or the aggrieved party and compensate him adequately. अगर कोई ब्रीच होता है तो जो कोर्ट है सबसे पहले यही रेमेडी देते हैं कि आप उनको कंपनसेट कीजिए फॉर द लॉस सफर्ड बाय द अग्रीव्ड पार्टी। ओके, द क्वांटम ऑफ डैमेजेस इज डिटरमाइंड बाय द magnitude of loss caused by the breach. It is the duty, it is the right of the कोर्ट कि वो डिसाइड करते हैं कि जो डैमेजेस हुआ उसकी क्वांटम कितनी है, उसकी क्वांटिटी, उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो कितने हद तक डैमेज हुआ है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, और उसका कितना मैग्नीट्यूड ऑफ लॉस है, कितना हद तक लॉस हुआ है टू द अग्रीड पार्टी। उसी के बेसिस पर जो डैमेजेस का कंपनसेशन है, मॉनेटरी कंपनसेशन है, वही हिसाब से किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव ब्रीच्ड माई कॉन्ट्रैक्ट कि मैं आपको एक सैंड्रो कार सेल करूंगी फॉर 2 लाख रुपीज एंड आई हैवंट सोल्ड टू यू, आई हैवंट गिवन इट टू यू। हम पहले कॉन्ट्रैक्ट किया लेकिन बाद में सब्सिक्वेंटली मैंने आपको नहीं पे किया, मैंने आपको गुड सप्लाई किया दैट सैंड्रो कार। तो इसकी वजह से आपने क्या किया, कोर्ट में मेरे अगेंस्ट सूट कर दिया कि वो जो सैंड्रो कार था वो इंटीग्रल पार्ट था और इसकी वजह से मुझे बहुत सारे लॉस इंकर्ड करने पड़े। एज अ रिजल्ट द कोर्ट विल डिसाइड कि वो डैमेजेस का क्वांटिटी कितना है, आपको कितने हद तक लॉस सफर करना पड़ा, किस मैग्नीट्यूड का लॉस सफर किया। इस बेसिस पे कोर्ट विल इंस्ट्रक्ट मी टू pay you monetary compensation for the loss you have suffered. Okay, the loss the aggrieved party has suffered. Okay, है ये different types है according to section 73. There are different types of damages और के basic guidelines भी दिया गया है for identifying the losses. When the aggrieved party claims damages as a consequence of breach, the court takes into account the provisions of law in this regard and the circumstances attached to the contract. जो मैंने कहा कि कोर्ट ये देखते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है, कितना क्या सर्कमस्टेंसेस के वजह से ब्रीच हुआ है, कितना लॉस इंकर्ड हुआ है। दिस ऑल टेक्स इनटू अकाउंट व्हेन द कोर्ट डिसाइड अबाउट दिस पर्टिकुलर केस। ओके, द अमाउंट ऑफ डैमेजेस वुड डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ लॉस कॉज्ड टू अग्रीड पार्टी बाय ब्रीच। द कोर्ट वुड फर्स्ट आइडेंटिफाई द लॉसेस कॉज्ड एंड देन assess their monetary value. सेम चीजें ही बताया गया है, ठीक है। बट यू हैव टू राइट दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है, क्योंकि आंसर 15 मार्क्स है तो एक्सपेक्ट भी आपसे इतना किया जा रहा है कि आप इतना कंटेंट लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, कीपिंग इन व्यू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 73 ऑफ द एक्ट एंड द कोर्ट जजमेंट्स, the aggrieved party would be entitled to one of the following types of damages depending upon the circumstances of the cases. अब जो damages है वो 4 टाइप्स के होते हैं, that is general or ordinary damages, second is special damages, third is exemplary or vindictive damages and fourth is nominal damages. जो 4 damages है, this has been set under the section 73 of Indian Contracts Act 1872, ठीक है। अब क्या है, ये 4 damages को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट इज जनरल और ऑर्डिनरी डैमेजेस। ये जो है ये ऑर्डिनरी लॉसेस होते हैं व्हिच कैन बी सीन एज अ अराइजिंग नेचुरली एंड डायरेक्टली आउट ऑफ ब्रीच इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स। जो यूजुअली होता है वैसा काइंड ऑफ ऑर्डिनरी डैमेजेस है, ठीक है। इसको इसीलिए हम जनरल और ऑर्डिनरी डैमेजेस कहते हैं क्योंकि ये अनअवॉइडेबल होता है, लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ब्रीच होता है, ठीक है। जैसे आपका टाइम वेस्ट हुआ है या फिर आप उसके वजह से आपके कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया है। सो
very general or very ordinary damages term comes under the purview of this general or ordinary damages. ठीक है, there can be no damages for indirect or remote losses. अगर कोई remote losses हो रहा है, मतलब आप बोल रहे हैं कि ये जो सैंड्रो कार है इसके ये डिलीवर नहीं हुआ है, इसके वजह से मेरा खाना पीना बंद हो गया है, so this is indirect and remote losses. मेरी वाइफ मुझे मार रही है, तो ये सारे तो फिर इनडायरेक्ट एंड रिमोट लॉसेस हो जाते हैं. सो दिस इज नॉट कम अंडर द डैमेज पर्व. ठीक है, सो जनरल और ऑर्डिनरी डैमेजेस में आपको यही समझना है, वही डैमेजेस आते हैं जिसके वजह से जो बहुत जनरल नेचर के होते हैं, ड्यू टू अराइजिंग नेचुरली और डायरेक्टली आउट ऑफ रीच इन द यूजुअल प्रोसेस ऑफ थिंग्स. ठीक है, नेक्स्ट इज बाय स्पेशल डैमेज. Special damages would be compensation for special losses caused by the aggrieved party by the special circumstances attached to the contract. ठीक है, इसका एग्जांपल ये हो सकता है कि I have come into a contract with you to sell 10,000 of cotton. जो कॉटन है उसके जो बैग्स है, नॉट कॉटन बैग्स, कॉटन डालकर मैं उसको आपको क्वांटल्स में आपको मैं पे करूंगी 10,000 यूनिट्स. ठीक है, अब वो आपके लिए रॉ मटेरियल्स था टू मेक अ फिनिश गुड, लेकिन एट द ड्यू टाइम, ठीक है, मैंने बोला कि आई विल नॉट परफॉर्म दिस परफॉर्मेंस, मैं आपको कॉटन प्रोवाइड नहीं करूंगी. इसकी वजह से क्या हुआ, आपका पूरा प्रोडक्शन लाइन खतरे में आ गया, आपका पूरा प्रोडक्शन लाइन स्टॉप हो गया, इसकी वजह से आपको बहुत लॉसेस हुए. सो दिस हैज सम अटैच्ड टू द कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस अटैच्ड टू द कॉन्ट्रैक्ट. अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो मुझे देंगे, दैट विल बी यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर माय प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, तो this has some circumstances, special circumstances attached to the contract. So this becomes a special damages to the aggrieved party. Okay. At the time of making a contract, a part may place before the other party some information about the special circumstances affecting him and tell him that if the contract is not performed properly, he would suffer some particular types of losses because of those special circumstances. जो मैंने बताया, जब मैं और आप वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे कि मैं आपको कॉटन दूंगी, तब आपने मुझे बताया था कि जो आपका कॉटन है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक रॉ मटेरियल की तरह यूज होगा मुझे फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए. ठीक है, अगर ये एक पहले से मैंने बता दिया था. अब इन द लेटर डेट जब वो मुझे कॉटन मुझे आपको सप्लाई करना था, जब डिलीवर करना था, तब मैंने आपको नहीं दिया, तो दैट डैमेज विल कम अंडर द स्पेशल डैमेज, क्योंकि आपने मुझे पहले बता दिया था कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो रॉ मटेरियल है और इससे आपके पूरा प्रोडक्शन लाइन डिपेंड कर रहा है, आपका पूरा प्रोडक्शन डिपेंड कर रहा है. So if the other party still proceeds to make the contract, it would imply that he has agreed to be responsible for special losses that may be caused by an improper performance of his obligation. Compensation for such special losses is called special damages. ये जो डैमेज हुआ है, और आपने मुझे पहले ही बता दिया था इसके बारे में कि ये एज अ रॉ मटेरियल यूज होगा मेरे कंपनी में. सो दिस इज अ स्पेशल लॉसेस एंड दिस इज कॉल्ड द स्पेशल डैमेजेस. जो भी इससे कंपनसेशन मुझे मिलेगा, दैट इज कम अंडर द पर्व्यू ऑफ स्पेशल डैमेजेस. ठीक है, exemplary, punitive or vindictive damages, when where breach of contract by one party not only results in monetary loss to the aggrieved party but also subjects him disappointment and mental suffering, the need for vindictive damages arises. ठीक है, जहाँ पर एक स्पेशल monetary loss चाहिए, उसको हम vindictive damages कहते हैं. Breach of contract to marry. In this case, the amount of damages will depend upon the extent of injury to parties' feeling. यहाँ पर इमोशंस बहुत मैटर करता है, यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट, मेंटल सफरिंग, इसको अगर कंपनसेट कर रहे हैं, so this come under the exemplary, punitive और vindictive damages. जैसे ए ने बी को अग्री किया था कि वो उससे शादी करेगा, लेकिन उसने सी से शादी कर लिया, इससे बी को बहुत मेंटल डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, मेंटल सफरिंग हुआ है, उसकी फीलिंग्स हर्ट हुई है, तो दिस काइंड ऑफ damages come under the exemplary, punitive and vindictive damages. ठीक है, नेक्स्ट इज नॉमिनल डैमेजेस. इसमें बहुत हल्की फुल्की डैमेजेस होते हैं, जैसे 10 रुपए का डैमेज हो गया, ठीक है, या फिर if the breach of contract causes no loss to the aggrieved party or fail to prove the loss, no damage need to be awarded to him. लेकिन कोर्ट इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड द फैक्ट ऑफ ब्रीच बाय द गिल्टी पार्टी, वो क्या कहती है कि वो उसको दूसरे पार्टी को इंस्ट्रक्ट करती है, जो गिल्टी पार्टी है उसको इंस्ट्रक्ट करती है कि आप एक नॉमिनल अमाउंट अग्रीव्ड पार्टी को पे कीजिए, जैसे 100 रुपए या फिर 10 रुपए या 1 रुपए, ऐसे अमाउंट आप उसको पे कर दीजिए. ठीक है,
नॉमिनल डैमेजेस मतलब जहां पर सिंपली ये समझना है, जहां पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है लेकिन जो अग्रीव्ड पार्टी है जिसने केस किया है कि मैं अग्रीव्ड पार्टी हूँ, वो फेल कर रही है टू प्रूव दैट कोई लॉस हुआ ही नहीं है या फिर उसकी वजह से उसको कोई फर्क पड़ा ही नहीं है, कोई ऐसा प्रूफ होता ही नहीं है कोर्ट के सामने, तो कोर्ट क्या करती है, इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड द फैक्ट ऑफ ब्रीच बाय गिल्टी पार्टी, वो गिल्टी पार्टी को इंस्ट्रक्ट करती है कि एक नॉमिनल अमाउंट आप अग्रीव्ड पार्टी को पे कीजिए, जैसे 10 रुपए, 1 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, इस टाइप का, इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड दैट कोर्ट हियरिंग्स, ठीक है, दे वुड बी कॉल्ड अंडर द नॉमिनल डैमेजेस। इज दैट क्लियर? अब आते हैं हम नेक्स्ट सूट, दैट इज सूट फॉर रिसेशन, ठीक है। सूट फॉर रिसेशन, रिसेशन और रिप्यूडिएशन मींस टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो टर्मिनेशन मतलब कैंसिलेशन, ठीक है। When one party to a contract commits breach, the other party may sue for rescission and refuse further performance. If rescission allowed by the court, the aggrieved party is discharged from all his obligations under the contract. इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं क्या, कि ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ कि वो कुछ सामान उसको बेचेगा फॉर 10,000 रुपीज और बी ने प्रॉमिस किया कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी वो पेमेंट करेगा, राइट। बट ए ने डिलीवरी करने से रिफ्यूज कर दिया and as a result the contract terminates, and in this case B is free to pay the commitment, 10,000 रुपए जो कमिट किया था वो उसको नहीं देना है, ठीक है। सो दिस इज सूट फॉर रिसेशन। यहाँ पर जो अग्रीव पार्टी है जो बी है उसने कोर्ट पर बोल दिया कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं, सो दिस इज सूट फॉर रिसेशन, ओके। नेक्स्ट क्वांटम मेरिएट, मतलब as much as at, क्वांटम मेरिएट मतलब as much as at, ठीक है। ये we have only 4 minutes left, so इसको आप पढ़ लीजिएगा, बस इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रही हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप इस लैंड पर मेरे लिए ये घर बना दीजिए, कंस्ट्रक्ट कर दीजिए, ठीक है। और आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल्स लग रहे हैं, ब्रिक्स लग रहे हैं, सीमेंट लग रहा है, आपने सब कुछ लगाकर आपने स्टार्ट कर दिया और फॉर एग्जांपल फर्स्ट फ्लोर बन भी गया, ठीक है। उसके बाद मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर दे रही हूँ, इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं बोल रही हूँ कि आई डोंट वांट टू कंप्लीट दिस डिस्चार्ज, मैं यहाँ पर इसको रिप्यूडिएट कर दे रही हूँ, कैंसिल कर दे रही हूँ, ठीक है। सो नाउ दैट अग्रीव्ड पार्टी जिसने वो बनाया था फर्स्ट मंजिला, उसके पास ये राइट है कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, कोर्ट के पास जाए और बोले कि आई वांट अ सूट फॉर क्वांटम मेरिएट, एंड नाउ द कोर्ट विल इंस्ट्रक्ट मी कि जितना उसने वो बनाया है उसका अमाउंट आई हैव टू पे, जो भी उसको एक्सपेंसेस इंकर्ड हुए, जहां तक उसने काम किया है उस काम का उतना पैसा उसको देना जरूरी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, और एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। लिखा हुआ तो सब है, आपको समझ में आ जाएगा, बट एग्जाम्पल्स एक और देती हूँ। जैसे एक पब्लिशर ने मुझको बोला कि हाइपोथेटिकली कि आप मेरे लिए एक बुक लिखिए, ठीक है, एंड कॉन्ट्रैक्ट हम आए और वो मुझे इतना अमाउंट पे करेंगे, ठीक है, फॉर कंप्लीशन ऑफ द बुक। अब मैंने फर्स्ट वॉल्यूम लिख लिया, मैंने सेकेंड वॉल्यूम लिख लिया, 4-5 वॉल्यूम्स लिख लिए, मैंने रिसर्च किया, उसके लिए मैंने एक्सपेंसेस इंकर्ड किए, फिर उसके बाद सब्सिक्वेंटली ही सेड आई एम कैंसलिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब मेरे जो एक्सपेंसेस हुए हैं या फिर 6th वॉल्यूम तक जो मैंने लिखा है, जो मैंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, उसके लिए ही इज इफ आई एम suiting a case against him upon quantum merit, so the court will instructed him to pay a compensation remuneration to me, जितना पार्ट मैंने किया, when whatever work I have done till now, उसके लिए remuneration he has to give to me. So this is suit upon quantum merit, ठीक है। लिखा हुआ है मैंने, वो भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट इज सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सूट अगर करते हैं वो भी एक सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है। इसमें सिंपली ये है कि कुछ पार्टीज जो होती है, जैसे 2 पार्टीज है, अब जो पार्टी बी है जिसके साथ ब्रीच हुआ है वो कोई कंपनसेशन नहीं चाहती है, उसके लिए जो कोई भी अगर आप कंपनसेशन दिलवाएंगे फ्रॉम पार्टी ए, उसके लिए वो एडिक्वेट रेमेडी नहीं होगा, उसको वो परफॉर्मेंस कंप्लीट हो तब जाकर ही उसको सेटिस्फैक्शन होगा या तब जाके ही उसका रेमेडी मिलेगा उसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। सो दैट पार्टी वांट्स दैट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस टू बी परफॉर्म, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस था वो चाहते हैं वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो जाए
इनफैक्ट अगर वो जो पार्टी ए है उसने अपना परफॉर्मेंस करने के लिए मना कर दिया, फिर भी वो कोर्ट के पास, अग्रीड पार्टी कोर्ट के पास इसलिए जाती है कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आप करवाइए फ्रॉम दैट गिल्ट पार्टी, ठीक है। सो दिस कम्स अंडर द सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे वी हैव कम इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट कि आई विल कंस्ट्रक्ट अ हाउस फॉर यू, ठीक है। और लेटर ऑन मैंने कंस्ट्रक्शन करने से मना कर दिया, मैंने थोड़ा सा बनाया और फिर मैंने मना कर दिया, मुझे नहीं बनाना है या फिर मुझे आपको नहीं सेल करना है। सो नाउ यू गो टू द कोर्ट एंड यू वांट कि मैं आपको वो बना के ही दूं, दैट यू हैव डन अ सूट फॉर दैट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ठीक है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है वो क्या क्या हो सकता है, केसेस वेयर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में बी ऑर्डर्ड। First is where there exists no standard for asserting the actual damage caused to the aggrieved party by the non-performance. जहाँ पर कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं है कि अगर मैंने वो घर नहीं बनाया है उसकी वजह से आपको क्या डैमेज आप फील कर रहे हैं, अगर वो उसके लिए कोई स्टैंडर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, then the court will instruct me to perform that performance, that perform according to the contract, ठीक है। इसके अलावा अगर वेयर मॉनेटरी कंपनसेशन विल नॉट बी एडिक्वेट रिलीफ, ठीक है, अगर कोई एडिक्वेट रिलीफ नहीं मिल रहा है मॉनेटरी कंपनसेशन देने से अग्रीड पार्टी को, देन ही वांट टू दैट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। एग्जांपल, अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ अ रेयर एंटीक। रेयर एंटीक को आपने पहले कॉन्ट्रैक्ट किया कि सेल करेंगे, उसके बाद आपने बोला कि मैं सेल नहीं करूंगा, फिर अगर ये केस कोर्ट के पास गया और कोर्ट ने मुझको इंस्ट्रक्ट किया कि 1 लाख रुपया आप अग्रीड पार्टी को दे दीजिए, तो उससे अग्रीड पार्टी को कोई ज्यादा कुछ वो नहीं होगा, उसको कोई एडिक्वेट रिलीफ नहीं मिलेगा। ही डजंट वांट दैट मॉनेटरी कंपनसेशन, ही वांट दैट रेयर एंटीक। सो if there is a suit for specific performance, if court wants to give a suit sedition with specific performance, तो वो मुझको इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि I have to sell that rare antique to that person. Okay. Next is cases where specific performance will not be ordered. जहाँ पर specific performance order नहीं कर सकते, कहाँ पर, जहाँ पर monetary जो compensation है that is very adequate relief. Okay. Next is where जो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एजेंट या ट्रस्टी के थ्रू हुआ है, या फिर एजेंट या ट्रस्टी ने कोई अपने पावर्स को वॉयलेट किया है, इसके वजह से कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इज वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ पर्सनल नेचर सच एज कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। जहाँ पर ये पर्सनल नेचर का होगा वहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकता, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी से एग्री किया था कि वो उससे शादी करेगा, लेकिन उसने सी से शादी कर ली। अब अगर बी चाहे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो तब भी नहीं हो सकता, क्योंकि ए ने ऑलरेडी सी से शादी कर ली है, ठीक है। सो वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ पर्सनल नेचर, दिस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज नॉट पॉसिबल। सूट फॉर इंजंक्शन. Suit for injunction is another mode of remedies to breach of contract, where injunction is a negative court order or decree to a person asking him to refrain from doing or contemplate act or from doing continuing or ongoing act. ये एक नेगेटिव कोर्ट ऑफ ऑर्डर है जो कि एक पर्सन को दिया जा रहा है कि आप वो काम ना करें जो भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है, इन अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज. Injunction is a mode of securing the specific performance of the negative terms of a contract. इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक बहुत क्लासिक केस स्टडी है ऑफ वार्नर ब्रोस एंड नेल्सन। यहाँ पर एक फिल्म एक्ट्रेस के साथ वार्नर ब्रोस ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। वार्नर ब्रोस एक प्रोड्यूसर थे, उन्होंने एक फिल्म एक्ट्रेस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि 1 साल तक आप किसी भी दूसरे प्रोड्यूसर के साथ काम नहीं कर सकते। लेकिन आफ्टर 6 months वो एक्ट्रेस ने दूसरे प्रोड्यूसर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया टू एक्ट इन अनदर फिल्म। सो नाउ वार्नर ब्रदर्स गोज टू द कोर्ट और कोर्ट ने ये रिस्ट्रेन किया, ये ऑर्डर दिया, एक नेगेटिव ऑर्डर दिया फिल्म एक्ट्रेस को कि आप कोई दूसरा मूवी नहीं कर सकते, दूसरी मूवी नहीं कर सकते आप दूसरे प्रोड्यूसर के साथ, क्योंकि यू हैव दैट कॉन्ट्रैक्ट विद द प्रीवियस प्रोड्यूसर कि आपको 1 साल उसके साथ उनके साथ ही फिल्म्स करने पड़ेंगे, उनके लिए ही फिल्म्स करने पड़ेंगे, ठीक है। सो इट वाज हेल्ड दैट शी कुड बी रिस्ट्रेन्ड बाय इंजंक्शन फ्रॉम डूइंग सो। जो उनके पास इंजंक्शन ऑर्डर उन पर लगाया गया, रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर कि आप किसी और प्रोड्यूसर के साथ वर्क नहीं कर सकते फॉर जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होता। दिस इज सूट फॉर इंजंक्शन, ठीक है। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस यूनिट 1.
क्लियर टू यू? और बाकी आपको रिकॉर्डिंग्स तो अवेलेबल होती ही है, तो आप फिर से अगर एक बार समझेंगे, फिर से रिकॉर्डिंग को सुनेंगे ध्यान से, पॉज कर करके, देन आई गेस जो भी आपके डाउट्स है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, विजुअल मटेरियल इज गुड, लेकिन अच्छा एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट वो है, ये देखिए, लेट्स मूव टू द फर्स्ट स्लाइड। ये आपका जो सिलेबस है यूनिट 1 का, ठीक है, दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसमें मैंने ये सारे टॉपिक्स फ्रॉम इन डिटेल मैंने आपको इन 5 क्लासेस में पढ़ाया है। ठीक है, अब आप क्या देखेंगे कि कुछ 5 मार्क्स के आपके ना केस स्टडी आ जाते हैं। ठीक है, कि एक माइनर ने ऐसा किया तो उसके साथ ऐसा हुआ, तो अब ये क्या कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं। ठीक है, अब आप नोटिस करेंगे, ठीक है, जब आपको ये मैं आज प्रोवाइड कर दूंगी तो आप ये चीज देखेंगे, और ड्यूरिंग द क्लास भी मैंने सारी चीजें को हर एक एग्जांपल्स एंड केस स्टडीज के थ्रू पढ़ाया है। तो व्हेनेवर यू गेट थ्रू सम काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, आप सबसे पहले देखिए कि उसमें क्या मेन ऑब्जेक्ट है, कि वो ऑफर रिलेटेड है, एक्सेप्टेंस रिलेटेड है, माइनॉरिटी रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, वो जो केस स्टडी वो किससे रिलेटेड है। फिर आप उस वाले स्लाइड्स में जाइए, मेरे इस पोर्शन में उस वाले स्लाइड्स में जाइए, और फिर आप देखिए कि कौन सा उस पर एप्लीकेबल हो रहा है, फिर से रीड कीजिए, फिर से एप्लीकेबल कीजिए। इन से मैं ये बोलना चाहती हूँ, ये जो लॉ है ये इंटरेस्टिंग तभी बनता है जब आप अपने पीयर ग्रुप के साथ काम करते हैं, अपने पीयर्स, अपने फ्रेंड्स के साथ आप ग्रुप बना के वो करते हैं। आई सजेस्ट कि आप लोग 5-6 स्टूडेंट्स का अपना एक ग्रुप बना लीजिए अकॉर्डिंग टू योर फ्रेंडशिप सर्कल। ठीक है, और ये जो छोटे छोटे केस स्टडीज है जो कि बुक्स के पीछे है, सुषमा अरोड़ा मैम की बुक के पीछे है, MC कुच्चल के पीछे है, फिर आपके JP शर्मा के बुक के पीछे है, इवन 10 इयर्स में भी और दूसरे जगह में भी छोटे छोटे 2-3 लाइन्स की केस स्टडीज है, वो आप अपने ग्रुप में सेंड कीजिए, और फिर दूसरा पर्सन या सब लोग अपना दिमाग यूज कीजिए, अपने मेंटल एबिलिटीज को निकालिए कि ये कहाँ से आया है। ठीक है, मतलब ये यहाँ पर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बारे में पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर ये गड़बड़ी है, तो इसकी वजह से हमें ये वाला स्लाइड देखना चाहिए। ऐसे करके ही आप इस लॉ को इंटरेस्टिंग समझ सकते हैं, आपको याद होगा। ठीक है, जो ये जो लॉयर्स है, आपने सबने ही कहीं ना कहीं किसी वेब सीरीज के थ्रू, किसी टीवी में, सीरियल्स में, कहीं ना कहीं आपने कोई कोर्ट हियरिंग्स का देखा होगा। ठीक है, वहां पर सेक्शन 7 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 ये केस हो सकता है। उनको इतना याद कैसे होता है? क्यों? क्योंकि वो ये जो टास्क है जो मैं आपको बोल रही हूँ कि एक छोटे छोटे केस स्टडीज को आप समझिए, एग्जाम्पल्स को समझिए, फिर अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए कि कौन सा कहाँ पर हो सकता है, क्या हो सकता है, तब जाकर ही ब्रेन डेवलप होता है, तब जाके आपकी दिमाग खुलता है कि कौन सा चीज कहाँ पर आना चाहिए। अगर एक अनसाउंड पर्सन है, इनसेन पर्सन है, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी हो सकता है उसका? नहीं, मैम ने तो ये स्लाइड में पढ़ा था कि नहीं, कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी नहीं हो सकता है। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। योर एग्जाम इज ऑन द अगस्त। ठीक है, तो अभी आपको याद करने के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, जो 90 स्लाइड्स है, इस 90 स्लाइड्स को आप एवरीडे 10-15 स्लाइड्स करके फिर से रिपीट पढ़िए। उसके बाद एक ग्रुप बनाकर, एक ग्रुप फॉर्म करके छोटे छोटे जो केस स्टडीज है एक दूसरे का शेयर कीजिए एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए। ठीक है, आपको ये लगता है इसका सोल्यूशन ये हो सकता है, दूसरे पर्सन को इसका सोल्यूशन ये लग सकता है, ऐसे करके ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आपस में पढ़िए, तब जाकर आपका ये जो लॉ सब्जेक्ट है ज्यादा इंटरेस्टिंग बनेगा एंड दिस गिव्स यू बेटर मार्क्स, आपके मार्क्स भी इंप्रूव होंगे। ठीक है, ये एसओएल और रेगुलर के बीच में डिफरेंस इसी वजह से आ जाता है क्योंकि आप लोग पीयर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ वर्क नहीं करते। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ वर्क करेंगे, ऐसे ग्रुप बनाएंगे जो सीरियस है, those who want to really get good marks, ठीक है, उनको ऐसे करना पड़ेगा, particularly for this unit। जो रिमेनिंग यूनिट्स है, यूनिट 2 भी ऐसा ही है, यूनिट 2 के लिए भी आपको ऐसा करना पड़ेगा। यूनिट 3, 4, 5 इज वेरी थ्योरेटिकल, उसके लिए आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इन 2 यूनिट्स के लिए अगर आप एक अपने कोई 5-6 फ्रेंड्स का कोई ग्रुप बनाकर अब केस स्टडीज ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। ठीक है, आप कीजिए सॉल्व, उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, देन आई एम ऑलवेज विथ यू। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल विदाउट अपने ब्रेन को यूज किए, अपने फ्रेंड्स के साथ कंसल्ट ना की करके, आप अगर सारे क्वेश्चंस मुझे सेंड कर देंगे तो मेरे पास तो 1000-10,000 आ जाएंगे, और अगर मैं आपको सोल्यूशन बता भी दे रही हूँ, आप उस पर्टिकुलर केस का सोल्यूशन आपको मिल जा रहा है, लेकिन नेक्स्ट केस में आप फिर से अटक जाएंगे। ठीक है,
तो अपने आप को एक लॉयर समझिए, आप अपने आप को एक लॉ स्टूडेंट समझिए और उस चीज को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। दिस इज अ वेरी गुड पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम माय साइड टू यू, ठीक है। ऑफलाइन क्लास आपके होंगे फ्रॉम एंड ऑफ जून और जुलाई, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस श्योरली आपके होंगे, ठीक है। मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, मैंने आपको लिंक प्रोवाइड किया है, लिंक में नोट्स आ जाएंगे। एंड फॉर एनी डाउट्स यू आर ऑलवेज फ्री टू कॉन्टैक्ट मी थ्रू मेल एंड थ्रू दिस टीम्स ऐप, ओके। लास्ट क्लासेस के रिकॉर्डिंग्स तो यू हैव टू कॉन्टैक्ट विद द एसओएल टीम, ओके। आई गेस आपने समझा नहीं है उस केस में। उसमें क्या कहा था कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन मोहन ने जॉन को बोला कि नेक्स्ट 5 इयर्स तक एवरी मंथ मैं आपको इंस्टॉलमेंट में अमाउंट पे करूंगा, जो भी अमाउंट आपने मुझे दिया था। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए दिया था, 1 लाख रुपए को 5000 करके मैं एवरी नेक्स्ट 5 इयर्स में एवरी मंथ मैं आपको पे करूंगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, उसने एक भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया और जॉन को याद भी नहीं रहा। उसने एक आध बार कॉल किया, लेकिन मोहन ने कहा यार मैं दे दूंगा, उसने कुछ किया नहीं और जॉन ने भी कुछ बॉदर नहीं किया। 3 साल बाद जॉन को याद आया, अरे यार वो तो दे ही नहीं रहा है मुझको 3 साल से कोई इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो अब 3 साल बाद जॉन गया कोर्ट के पास कि अरे यार मतलब अरे यार नहीं मतलब कोर्ट जॉन ने मुझे अमाउंट पे ही नहीं किया, जो कॉन्ट्रैक्ट था उसने ब्रीच किया, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग नहीं दे रहा। अब कोर्ट क्या बोल रहे हैं, क्योंकि लैप्स ऑफ टाइम हो गया, जो 3 इयर्स का टाइम है कि 3 इयर्स में अगर प्रोमिसी ने अमाउंट पे नहीं किया है, जो प्रोमिसी उसने अपना परफॉर्मेंस नहीं किया है, इफ ही फेल्स टू डू हिज प्रॉमिस, फेल्स टू डू हिज ऑब्लिगेशन, तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, ठीक है। तो वो 3 साल में उसने कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया, तो कोर्ट ने कहा कि 3 साल कंप्लीट हो गए, अब मैं आप जो उसने ऑब्लिगेशन नहीं किया, उसका जो उसने ब्रीच किया उसमें 3 साल हो गए, तो अब आपको कोई रेमेडी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये है लैप्स फॉर टाइम, ठीक है। समझ में आया? आई गेस इट इज वेरी अंडरस्टैंडेबल टू यू। नहीं, इट इज नॉट नेक्स्ट चैप्टर, ये जो पूरे 90 स्लाइड्स है, इट इज ओनली फ्रॉम यूनिट 1। जो रेमेडीज है एक न्यू टॉपिक था एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। You can't send notes personally to any email ID. I have sent you the link of Google Drive. Access कर लीजिए, okay? Will send this notes. I think so that's all. ठीक है, थैंक यू। अब हम नेक्स्ट मिलेंगे मंडे को फ्रॉम दिस 11:30 to 12:30। लिंक आपके वहीं पर ऑनलाइन क्लासेस के वहां पर आ जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। और मैं ये सेंड कर दूंगी आपको मेरे ये सारे पीपीटीज इन द गूगल ड्राइव। सो ये जो गूगल ड्राइव लिंक है ये अपने पास सेव करके रखिए, इसी में मैं नेक्स्ट सब्सिक्वेंट क्लासेस के भी सेंड कर देना हूँ, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।